वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिश्ता चक्रवर्ती एंड वेरी 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 सॉरी कि मैं हमेशा वीडियोस तो नहीं दे पा रही हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्वियसली बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2025। एंड फाइनली ये सिलेबस के लिए मैं वेट कर रही थी क्योंकि मुझे देखना था कि कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सेम सिलेबस चल रहा है। एंड सरप्राइजिंगली सेम सिलेबस चल रहा है, वही सेम सिलेबस जो 2024 में स्टार्ट हुआ था, वही सेम सिलेबस अभी तक चल रहा है। एंड दैट इज़ द ओनली सिलेबस मुझको जो भी दिखा है यहाँ पे। तुम्हें एनएमसी के वेबसाइट से पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें तो बता दी है कि डिटेल्ड सिलेबस है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब के लिए डिटेल्ड है, ठीक है। और ये सब चीज़ें उन्होंने बता दी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे भी ऑलरेडी बता रखा है कि सारा का सारा सिलेबस कैसे अपलोड किया गया है। एंड फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंसी के साथ उन्होंने सिलेबस को दिया है, क्योंकि पिछली बारी तो ऐसा हो गया था कि उनको हाथ जो लगा वही सिलेबस में दे दिया उन्होंने। तो ये फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स का सिलेबस अब तुम धीरे धीरे यूनिफॉर्मली देखते जाना। जैसे कि फिजिक्स में जो देखो, फिजिक्स एंड मेजरमेंट कोई नहीं पढ़ता, मेरे को पता है तुम लोग नहीं पढ़ते हो, पर हाँ फॉर बेसिक नॉलेज पढ़ लिया करो। काइनेमेटिक्स इज सो इंपॉर्टेंट कि मैं तुम्हें बोल के भी समझा नहीं सकती कि काइनेमेटिक्स में एक भी पोर्शन ना हो, छोड़ो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट आई एम नॉट नोटिसिंग, मैं पहले ही बता रही हूँ, कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट मेरे को नहीं दिख रहा है इस पोर्शन में, ठीक है। जो भी पहले था वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। जो बिल्कुल 2024 का सिलेबस था वही 2025 का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐड हुआ है या कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द 11th सिलेबस, मतलब जो 11 का सिलेबस होता है वो यहाँ पे है। थर्मोडाइनमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, ग्रेविटेशन, एवरीथिंग। ऑब्वियसली ग्रेविटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू हैव टू कवर इट ऑब्वियसली। एंड इसके बाद आपका आता है क्लास 12 का सिलेबस। वेल इन क्लास 12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्लास 12 में और कुछ नहीं लगता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सही से नहीं हुआ है तो यू आर नॉट रेडी फॉर क्लास 12, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज वाला टॉपिक, जो कि बोर्ड्स में भी हाई वेटेज वाला रहता है, नीट में भी काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज वाला रहता है। मैंने हमेशा एक चीज़ तुम लोगों को प्रेस्क्राइब किया था कि जब भी तुम लोगों को लगे कि मुझे कोई चैप्टर अच्छे से नहीं आता है तो उस चैप्टर का PYQ करना है, क्योंकि PYQ तुम्हें 60% मास्टर बना देता है एक एक चैप्टर का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा फिजिक्स में AS करना है तो प्लीज़ चैप्टर का PYQ करना स्टार्ट कर दो। मैग्नेटिज्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिव करंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। EM वेव्स भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऑप्टिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑप्टिक्स तुम छोड़ नहीं सकते, ऑप्टिक्स को तुम ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी रेलिवेंट विद इट ऑप्टिक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डुअल नेचर मैटर रेडिएशंस, ये सब फिर भी चलो नॉन इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलते थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये भी मान के चलते थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम छोड़ नहीं सकते। सेमीकंडक्टर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन नॉट लीव दिस चैप्टर एनी हाउ, यू कैन नॉट लीव, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियर फिर भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तुम एक्चुअली बहुत ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो, तो तुम्हारे लिए मार्क्स उठाना यहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो इसीलिए तुम इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स उसको छोड़ो, वो तो सही है। अरे यार हाँ, उसके बाद केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट इफ़ यू आर वेरी मच न्यूमेरिकल बेस्ड। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसेबल टू न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री बिकम्स हार्ड फॉर यू, ठीक है। जैसे कि मेरे लिए बन गया था केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो कि मोल कॉन्सेप्ट है, तुम मोल कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज़ डोंट इवन थिंक कि तुम मोल कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दोगे। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें करना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पर केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के अलावा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स स्टिल ओके। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे मेंशन करना है, थर्ड लॉ नहीं दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसको कवर करो, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसको कवर करो। इन दोनों में से जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको कवर करो। दिस वॉज अ इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने पिछली बार ही देखा था कि हमने थर्ड वाला कर लिया था, पर इन्होंने यहाँ पे थर्ड वाला के बारे में बात नहीं किया, ठीक है। सॉल्यूशंस, अनदर मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर नॉट रेडी फॉर मोल कॉन्सेप्ट यू कैन नेवर गो टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन वाला चैप्टर नहीं कर पाओगे अगर मोल कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आता है। तो सिंपल चीज़ है कि तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ी तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम, अनदर मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बिना तुम्हें घंटा रेडॉक्स नहीं समझ में आएगा, या तुमको बाद में जाके कोई भी चैप्टर
समझ नहीं आएगा अगर तुमने इक्विलिब्रियम प्रॉपरली नहीं किया है। स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको अंडरएस्टिमेट मत करो, हम लोगों ने किया था, मॉक में कम मार्क्स आ रहे थे, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यू कैन नॉट इग्नोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफ़ी हाई वेटेज वाला पोर्शन है, इस सेगमेंट को अच्छे से करना है। इस सेगमेंट को करने के लिए तुम्हें रेडॉक्स जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू नंबर अ रिएक्शन, और इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यू कैन नेवर गो विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा अगर तुमको रेडॉक्स नहीं आता है। तो रेडॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एस करना है, ठीक है, समझ में आया। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, इसको एक लेवल का इंपॉर्टेंस दे सकते हैं हम लोग। जो जिसके बिना नहीं हो सकता है वो उसके बिना करने की कोशिश मत करना। जैसे कि मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों को, मोल कॉन्सेप्ट के बिना तुम सोल्यूशंस नहीं कर सकते, रेडॉक्स के अलावा तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं कर सकते। 11 का एक चैप्टर तुम्हारे 12 के दूसरे चैप्टर को एस करने में हेल्प करेगा। इसीलिए डोंट थिंक दैट आज मैं मोल कॉन्सेप्ट इग्नोर कर देती हूँ, कल मैं कर लूँगी एंड उसके बाद मेरा हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। मोल कॉन्सेप्ट करोगे तब जाके सोल्यूशन तुमसे निकलेगा, रेडॉक्स करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकलेगा। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, सीरियसली इक्विलिब्रियम नहीं करोगे कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशंस एंड द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। ये तुम लोगों को बहुत अच्छा चैप्टर लगेगा, लाइक ये तो तगड़ा चैप्टर है कि जो तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश करता है। इसको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑब्वियसली पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 दिया गया है। हम लोग का भी पिछले बार यही वाला सिलेबस था। इफ यू वांट आई विल शेयर यू द पीडीएफ, ओके। डी एंड एफ ब्लॉक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 बिकॉज इट कैरीज हाई वेटेज इन नीट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ज़्यादा उन्होंने नहीं बोला है, मुझे नहीं लगता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज़्यादा क्वेश्चन भी आने वाले हैं, पर येस ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट। एंड स्पेशली डीएनएफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये तुम्हारा रेडी रहना चाहिए। इनर्ट, मैं मान के चलती हूँ इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना भी करो तो भी चलेगा, बट लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स से ही मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर कोई भी पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन पोस्ट होता है तो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाओ, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे तो अच्छा है, क्योंकि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हो और तुमने जीओसी प्रॉपरली नहीं किया तो तुमसे कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा। If you want to ace yourself more in organic chemistry, you have to simply go and perform GOC properly. तुम्हें GOC का एक एक पार्ट बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, वरना तुमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा। सो द मेन थिंग इज यू हैव टू डू GOC प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब जो कि मैं जीओसी बोल रही थी, दो के नॉर्मल नेचर, तुम नॉर्मल नेचर के अलावा 12 में कोई काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम इलेक्ट्रॉनिक डिप्लेसमेंट ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड नहीं जानते तो तुम 12 का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो कि जानना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर कौन से होते हैं, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ये सब जानना पड़ता है। ये सब रिएक्शन नहीं जानोगे तुमसे नहीं होगा। ये मैंने जीओसी की बात की, मैंने सिर्फ और सिर्फ जीओसी की बात की, ये तो बहुत कम यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे भी ज़्यादा होता है जीओसी में। जीओसी बहुत बड़ा लाइक एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अगर कवर कर लोगे तुम्हें 12 में थोड़ा सा भी झिझकानी नहीं होगी जब भी तुम सिलेबस कवर करोगे। जीओसी तुम्हारा वीक है, तुम्हारा पूरा 12 का ऑर्गेनिक तुम सफ़र करते रहोगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो टाइम तुम्हारे पास बच रहा है तुम जीओसी को ज़्यादा टाइम दो, जीओसी को ज़्यादा टाइम दोगे तुम्हारा 12 ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी सेम जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, नए तरीके से मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज अ न्यू थिंग विच यू विल लर्न ओवर देयर। एंड फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन, दीज आर द थिंग्स यू विल गेट अगेन in the class 12. So the main thing is read the hydrocarbon and GOC properly and you are going to top in class 12 organic chemistry. class 12 का जो भी पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको एस करने का एक ही तरीका है, हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी बहुत अच्छे से आना चाहिए तुमको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, ये सब तो रहता ही है। उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलवेज फ्रॉम अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। कभी कभी तो तुम लोग का कीटोन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहाँ से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, फिर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एमबीबीएस के लिए, ठीक है। एमबीबीएस के लिए बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चीज़ को एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत रखा गया है ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया रहे कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और ये करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है।
एक चीज़ मैं बारी बारी बोल रही हूँ, तुम कोई भी चैप्टर कर लो, मान लो एमाइंस कर रहे हो, कीटोन बॉडी कर रहे हो, एल्डिहाइड कर रहे हो, अल्कोहल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, उसके नोमेनक्लेचर, उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए। तुमको नोमेनक्लेचर आना चाहिए कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, तुमको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें नेमिंग रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस वो तुम्हें क्वेश्चन में नेमिंग रिएक्शंस देते हैं और अगर तुमसे नेमिंग रिएक्शंस नहीं हुआ तो बड़ी शर्म की बात है। हाँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बड़ी शर्म की बात है कि अगर तुम्हें नेमिंग रिएक्शंस दिया गया है, तुमसे नेमिंग रिएक्शंस नहीं हो रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये सब तो रहने दो, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन। बायोलॉजी में ये जो व्हाट इज लिविंग वाला पोर्शन है, मतलब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे व्हाट इज लिविंग वाला पोर्शन है, ये नया टॉपिक है क्योंकि ये 2024 में एनसीईआरटी में चेंज किया गया था, ठीक है। तो ये नया टॉपिक है तुम लोग के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये तो है ही। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ पोर्शन। प्लांट फिजियोलॉजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल एंड फंक्शंस, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अनदर मोस्ट मेजर पोर्शन, और ये पोर्शन अगर क्लियर नहीं है तो एमबीबीएस में आके तुम्हें फिर से एनसीईआरटी उल्टाना पड़ेगा, तो डिसीजन इज योर्स। पहले से क्लियर करके जाना सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट काम होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है, उसके बाद एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द रेगुलेशन है। ये सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हारे ह्यूमन फिजियो के अंदर आते हैं एंड दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, यू विल नेवर फील बोर्ड। इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, पर अगर सबसे ज़्यादा हाई वेटेज की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज वाला पोर्शन विच इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट बट नॉट सो मच लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू डू दिस पार्ट वेरी प्रॉपरली। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में दोनों ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच यू हैव टू स्टडी, क्योंकि इस पूरे यूनिट से सिर्फ इस यूनिट से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू आर मिसिंग दिस यूनिट देन यू आर मिसिंग अ मेजर मिसिंग पार्ट, ठीक है। तो यू कैन नॉट मिस दिस पार्ट। सो हेरिडिटरी, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट दैट पोर्शन। सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको क्लियर नहीं करोगे कुछ भी बाद में जाके समझ नहीं आएगा। बायोटेक समझने के लिए तुम्हें जेनेटिक्स समझना जरूरी है। Everything is interconnected in the world. If you want to understand biotech, you have to understand the genetics also, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ से ऑलमोस्ट मतलब पकड़ के चलते क्वेश्चंस आता है। माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से भी पकड़ के चलते क्वेश्चंस आता है। बायोटेक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाला मतलब पोर्शन है, हाई वेटेज वाला पोर्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये स्टोरी जैसा याद कर सकते हो तुम। एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ये भी तुम स्टोरी जैसा याद कर सकते हो। एंड रिमेंबर मी, ये नहीं होगा अगर जेनेटिक्स नहीं किया तो जो जेनेटिक्स के साथ ही इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसमें मुझे अलग से तुम लोग को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट, मैंने जो बोलना था सिलेबस के बारे में मैंने अपनी ओपिनियन रख दी। मैंने तुम लोग को ये तक दिखा दिया कि कौन सा सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। दीज आर द वेरी वेरी बेसिक थिंग्स आई हैव शोड यू अबाउट द होल सिलेबस, ओके। सो दिस इज द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट। पूरा का पूरा सिलेबस एक बार तुम्हारे सामने रिव्यू कर दिया है, नया कुछ भी नहीं है इस सिलेबस में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें करना है वो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। इफ़ यू आर फीलिंग दैट तुम्हारा कोई भी चैप्टर अभी लैग कर रहा है, कोई भी चैप्टर तुम्हारा नहीं हुआ है, उस चैप्टर को प्लीज़ एज करने की कोशिश करो। रिमेंबर वन थिंग आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर तुम क्लास 11 के पोर्शन को सही से स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, क्लास 12 विल बी अ वेरी बिग हर्डल फॉर यू। सो डिसीजन इज योर्स, क्लास 11 का बेस पहले स्ट्रॉन्ग करो, क्लास 12 आसानी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ अबाउट इट लेटर ऑल्सो। मैं हर बार यही चीज़ बोलती हूँ, मैं हर टाइम ये चीज़ बोलती आई हूँ जब से यूट्यूब चल रहा है मेरा, तब से मैं ये चीज़ बोलती आई हूँ कि अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो बेस सबसे ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ता है, 11 सबसे ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ता है। 11 में मेजर पोर्शंस रहता है, 11 में अच्छी खासी मार्क्स वेटेज रहती है, उस पोर्शंस को अच्छे से कवर करो। स्पेशली जैसे कि मैंने केमिस्ट्री के केस में तुम्हें बोला, मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें करना पड़ेगा, जीओसी तुम्हें करना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन करना पड़ेगा, पी ब्लॉक करना पड़ेगा। कैसे तुम्हें आइडिया होगा इनऑर्गेनिक का अगर तुमने पी ब्लॉक सही से नहीं किया, अगर तुमने केमिकल प्रॉपर्टीज सही से नहीं पढ़ी, तो
नथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू आर नॉट एट द बेसिक पॉइंट ऑफ योर चॉइसेस, है ना. तो यू हैव टू मेक इट, इम्प्रूव इट एंड यू हैव टू गो फॉर इट. बहुत लंबा वीडियो बना दिया, 15 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो हो चुका है. मतलब मुझे जहाँ तक टाइमर दिख रहा है ऑलमोस्ट 15 मिनट होने को चला. इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताना है. अब तुम लोग का सिलेबस आ गया है. अब जस्ट एक काम है, रिविजन and improving the chapters and doing the mock test. Please don't miss the mock test. I have already told you 100 times, don't miss mock test, because as you miss the mock test your marks will always deteriorate. तो mock test नहीं मिस करना है. एंड हाँ, अगर तुम्हें आज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ऐसे भाग नहीं जाना है, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा एंड बाय.